नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल्क शिवालिक हॉस्पिटल से आज आपको बताना चाहूँगी कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है यानी कि जो पहले 3 महीने के एबॉर्शंस हैं वो कैसे किए जाते हैं मेडिकली और सर्जिकली। तब तक स्वस्थ रहिए मॉमी स्टाइल में। अभी ऑपरेशन तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेडिकल अबॉर्शन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पहले ट्राइमेस्टर में कैसे किया जाता है। तो ये होता है 2 स्टेप्स में। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो टैबलेट मिफेप्रिस्टोन का होता है। मिफेप्रिस्टोन टैबलेट ओरली दी जाती है। जब ओरली वो टैबलेट दी जाती है तो वो टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक कर देती है। वो प्रोजेस्टेरॉन जो कि यूट्रस की जो लाइनिंग होता है उसे थिक करता है और वहाँ बेबी को ग्रो कराने में और इम्प्लांट कराने में मदद करता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा तो बेबी को नरिशमेंट और ब्लड मिलना बंद हो जाता है और बेबी की डेथ हो जाती है। अब सवाल आता है कि कई बार पेशेंट पूछती है कि मैडम मैंने किट तो ले लिया, मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या मैं इस प्रेगनेंसी को रिवर्स कर सकती हूँ? क्या मैं अपने बेबी को बचा सकती हूँ? जी हाँ, अगर आपने मिफेप्रिस्टोन टैबलेट केवल ली है तो आप अपने प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स ले सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस ले सकते हैं। अगर हो सका तो प्रेगनेंसी रिवर्स हो सकती है। जितना जल्दी प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लेंगे उतना ही अच्छा रहता है। दूसरे स्टेप पे अपन आते हैं तो दूसरा स्टेप होता है मिसोप्रोस्टोल टैबलेट का। ये ली जाती है 24 टू 48 आवर्स के बीच में। इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो आ चुका है कि आपको कैसे एमटीपी किट को लेना होता है। तो जब आप मिसोप्रोस्टोल लेते हैं तो ये दोनों टैबलेट्स मीज़ो और मिफी कंबाइन होकर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और क्रैम्प से शुरू होते हैं और उस क्रैम्पिंग और कॉन्ट्रैक्शन से आपका बेबी बाहर एक्सपेल आउट होता है। पेशेंट्स के लिए कंडीशन बहुत ही पेनफुल हो सकती है, ब्लीडिंग शुरू रहती है, बार बार पेशेंट वॉशरूम जाने की कोशिश करती है और अपने बेबी को एक्सपेल होते हुए भी पेशेंट देख सकती है। अगर 8 to 9 वीक्स का बेबी है तो पूरा बेबी आपको अच्छे से दिखाई देता है। बेबी एक्सपेल होने के बाद में भी ब्लीडिंग कई वीक्स तक रह सकती है। तो पेशेंट का सवाल होता है कि मैडम आखिर ये ब्लीडिंग रहेगी कब तक? तो एवरेज होता है कि 9 से 16 दिन तक ये ब्लीडिंग आपको हो सकती है, लेकिन 8% वुमेन्स यानी कि 12 में से एक औरत को ये ब्लीडिंग 30 दिन तक भी रह सकती है और 1% यानी कि 100 में से एक औरत को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। FDA जो है वो अप्रूव करती है कि आप 7 वीक्स तक ये टैबलेट्स ले सकते हैं, यानी कि 1.25 महीने तक आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स अपने 2 महीने हो गए हैं या 2.5 महीने हो गए हैं तो भी अपने आप से बिना डॉक्टर के एडवाइस लिए एमटीपी किट्स ले लेते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे आप किट लेते हो तो फेलियर रेट ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि 7 वीक्स में जब किट दिया जाता है तो 5% फेलियर रेट है और 8 वीक्स में यानी 2 महीने पे किट दिया जाएगा तो 8% फेलियर रेट हो जाएगा। और अगर 9 वीक्स पे पेशेंट किट ले लेती है तो 10% इसका फेलियर रेट होता है। और जब ये केसेस फेल हो जाते हैं मेडिकली तो सर्जिकली इसको किया जाता है, यानी कि डीएनसी डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज किया जाता है। इसकी वजह से रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहला एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा। कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दवाइयों की वजह से जी घबराना, उल्टियाँ होना या फिर आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कई बार अगर आप बिना एडवाइस किए टैबलेट लेते हैं और आपके वीक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, आप घर में किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो कई बार पेशेंट शॉक में भी हमारे पास में आती है। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ जब भी आपको बच्चा नहीं चाहिए या आपका मिसकैरेज हुआ है तो डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको ये एबॉर्शन किट्स लेने हैं। अगर आपका ये फेलियर रेट है, आपका मेडिकली एबॉर्शन फेल हो चुका है तो सर्जिकल एबॉर्शन पे आते हैं। सर्जिकल एबॉर्शन में क्या किया जाता है कि आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको एडमिट करके आपके ब्लड चेकअप किए जाते हैं। अगर आपका HB ठीक है तो डीएनसी हो जाएगी, लेकिन अगर आपका HB कम है तो आपको पहले ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब आप वाइटली स्टेबल होंगे तो आपकी डीएनसी की जाती है। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट को बुलाया जाता है। एनेस्थेटिस्ट आपको शॉर्ट जीए यानी कि छोटी सुन आपको देते हैं, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी में कोई सुई नहीं लगती है, इंजेक्शन से ही सुन की जाती है। उस सुन में आपको लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। वो पोजीशन देने के बाद में स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है, सर्विक्स को विजुअलाइज किया जाता है और अपर लिप ऑफ सर्विक्स को हम पकड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वल्सेलम। ये पकड़ने के बाद में कुछ डायलेटर्स का इस्तेमाल होता है जिससे कि बच्चेदानी के मुंह को खोला जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो सक्शन कैनुला या ओवम फोर्सेप इनमें से कुछ भी यूज़ करके यूट्रस को इवैक्यूएट किया जाता है और बाकी बची हुई चीज़ों के लिए क्यूरेटेज किया जाता है। उसके लिए एक सिंपल क्यूरेट्स आते हैं, वो क्यूरेट का यूज़ होता है। इस तरीके से आपकी डीएनसी की जाती है। तो कई बार पेशेंट को हम कहते हैं कि इसमें आपको डीएनसी की ज़रूरत है। पेशेंट कई बार नहीं, मोस्टली पेशेंट्स मना कर देते कि मैडम एक बार और दवाई दे के देख लीजिए, मैडम डीएनसी ना करानी पड़े, बहुत डर लगता है, दर्द होगा, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब
आपको डीएनसी एडवाइस की जा चुकी है तो आप प्लीज़ करवाइए, क्योंकि अगर आपने डीएनसी नहीं करवाई और कचरा अंदर रहता है तो उसकी वजह से आपको सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। उस ब्लीडिंग की वजह से आप शॉक में जा सकते हैं, और अगर ये लंबा अंदर रहता है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप सेप्सिस में जा सकते हैं। उसकी वजह से आपको आगे चल के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि आपको आगे चल के प्रेगनेंसी ना लगे, क्योंकि उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसको लेके कुछ कानून तय होते हैं। इसका कानून क्यों बना आखिर? क्योंकि 1960s में क्या था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड अबॉर्शंस हो रहे थे, तो फिर इसके ऊपर एक लीगलाइज्ड पैनल बैठाया गया और फिर डिसीजन लिया गया कि हमें इसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि अबॉर्शंस रिस्ट्रिक्ट हों। तो 1971 में आता है MTP एक्ट, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें कि लीगलाइज्ड आपका जो जेस्टेशनल एज है वो डिसाइड किया गया कि भाई 20 वीक्स तक ये अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन ये अमेंड होकर 2021 में एक्ट आया कि 24 वीक्स यानी कि 6 महीने तक भी अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस तय हुई कि कौन कौन सी कंडीशन में ये अबॉर्शन किए जा सकते हैं। सबसे पहला, या तो मदर सीरियसली और फिजिकली इल है और होने वाली प्रेगनेंसी से वो एक सीरियस इलनेस का शिकार हो सकती है या हो चुकी है। दूसरा, अगर बेबी में मालफॉर्मेशन से, यानी कि जो फीटस अंदर बना है वो आगे चल के अपंग पैदा होगा या उसमें बहुत सारी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो आपका मेडिकली अबॉर्शन हो सकता है। और लास्ट, मदर अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड होती है या मेंटली हैंडीकैप्ड होती है प्रेगनेंसी की वजह से, तो भी ये अबॉर्शन किया जा सकता है। ये लीगलाइज्ड चीज़ें हैं। तो आखिर मैं आपको ये कानून बता क्यों रही हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? ये कानून इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेशेंट कई बार आता है चौथे महीने में, 5वें महीने में कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो मैडम प्रेगनेंसी मेरी हटा दीजिए। तो ये चीज़ें लीगलाइज्ड नहीं हैं। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का सही इस्तेमाल करें, बैरियर मेथड्स का यूज़ करें, OCPs आती हैं उनका यूज़ करें, लेकिन अपने आप को उस स्टेज तक ना लेके जाएं कि आपको इलीगली इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़े। 12 वीक्स तक यानी कि 3 मंथ्स तक की जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट करने के लिए कुछ लॉज हैं, जिन लॉज में आता है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो आपका अबॉर्शन हो सकता है, जो कि मेडिकली किया जा सकता है। तो प्लीज़ जब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, अपने डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस लें और उसके बाद उनकी एडवाइस को फॉलो करें और कोई भी डिसीजन हो उनसे पूछ के लें। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।